गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत आज आप लोगों के साथ पेरिस जलवायु समझौता की चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज है, कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज है और साथ में कुछ समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रीवियस क्लास का लेते हैं, फिर आज का क्लास हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो प्रीवियस क्लास हम लोगों का चल रहा था, वहां पर हम लोगों ने यह डिस्कशन किया था किस प्रकार से जो UNFCCC है, इसकी शुरुआत अगर हम बात करें 1995 से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 के रूप में शुरू हुआ और इसी के साथ हम लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल का डिस्कशन किया है। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह 1997 का है, लेकिन यह क्योटो प्रोटोकॉल 2 कालक्रम के लिए निर्धारित किया गया था। इसका जो पहला कार्यक्रम था, मतलब प्रथम प्रवधि, इसका ड्यूरेशन प्रारंभ होता है 2008 से और 2012 के लिए, जबकि जो दूसरी प्रवधि थी टी प्रवधि, इसका कार्यकाल था 2013 से लेकर के 2020 तक। और इन सब के विषय में हम लोगों ने बहुत विस्तृत तरीके से अध्ययन किया है कि क्या कहानी रही है प्रथम प्रवधि की, क्या कहानी रही है द्वितीय प्रवधि की। द्वितीय प्रवधि लागू नहीं हो सकी, कारण कि 2017 के अंत में जाकर के इसकी शर्त पूरी होती है कि किस प्रकार से क्योटो प्रोटोकॉल का द्वितीय प्रवधि लागू किया जाए, तो समय के अभाव में लागू नहीं हो सका। लेकिन 2020 के पश्चात से एक नए प्रोटोकॉल को लाना था, क्योंकि यह क्योटो प्रोटोकॉल 2020 में ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता। तो इसलिए 2020 से जिस इनिशिएटिव को लाने की बात कही गई थी, उसकी शुरुआत 2015 में की गई। कब की गई? 2015 में। तो हम लोग 2012 तक चर्चा कर चुके हैं, 2 राउंड, और अगली चर्चा अब होने वाली है 2015 की। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। UNFCCC का सम्मेलन चल रहा था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 में, और यह पार्टी थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। कितने नंबर की पार्टी रही होगी? तो 15 साल इधर हो गए, 6 साल उधर, क्योंकि 95 से हो रहा है, तो 6 सम्मेलन उधर के, 15 सम्मेलन इधर के, टोटल सम्मेलन 21। अर्थात यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 21 था। और यह सम्मेलन जो चल रहा था, कहाँ चल रहा था? पेरिस में। कहाँ चल रहा था? पेरिस में। और इसी के आधार पर जो वहां का प्रस्ताव निकल करके सामने आया, जो रिजोल्यूशन हम लोगों के सामने आया, उसी का नाम था पेरिस जलवायु समझौता। क्या निकल के आया? पेरिस जलवायु समझौता। यह जो पेरिस जलवायु समझौता है, यह 2020 के पश्चात से काम करेगा, यह हमको ध्यान रखना है। 2020 के पश्चात एक्टिव होगा, एक्टिव होगा। यह बात यहां पर हमको ध्यान में रखनी है कि 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल अपने कार्यकाल को समाप्त करेगा और उसके बाद से जो कार्यकाल संभालने का जिम्मेदारी दी गई या डिसाइड किया गया, उसका नाम था पेरिस जलवायु समझौता। अब यहां पर बात आती है कि पेरिस जलवायु समझौता जो निकल करके 2015 में आया है, यहां पर भी कुछ शर्त थी, यह किस प्रकार से लागू होगा। लेकिन उससे पूर्व हमको यह समझना है कि पेरिस जलवायु समझौते का उद्देश्य क्या है। पेरिस जलवायु समझौते का जो उद्देश्य यहां पर निर्धारित किया गया है, यह उद्देश्य हमको पहले समझना है।
इसका जो उद्देश्य था कि प्री इंडस्ट्रियल एज की तुलना में, ध्यान रखिएगा यहां पे कह रहा है 21वीं सदी के अंत तक तापमान में अधिकतम 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि स्वीकार होगी, स्वीकार है। लेकिन प्रयास 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा प्री इंडस्ट्रियल एज की तुलना में। यह भी ध्यान रखना है, किसकी तुलना में? प्री इंडस्ट्रियल एज की तुलना में, प्री इंडस्ट्रियल एज की तुलना में। यह इसका लक्ष्य था कि हम लोग चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर जिस अनुसार तापमान में वृद्धि हो रही है उस तापमान में वृद्धि पर हम लोग नियंत्रण करें और इस सदी के अंत तक तापमान में मैक्सिमम वृद्धि जो हो वह 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। लेकिन प्रयास रहेगा कि हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के वृद्धि पर ही कंट्रोल कर ले जाएं। कब की तुलना में? ये प्री इंडस्ट्रियल एज की तुलना में। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था पेरिस जलवायु समझौते का कि हम लोगों का प्रयास यही रहेगा। यह बात क्यों की जा रही है? क्योंकि यह बात हमको स्पष्ट होना चाहिए। IPCC जलवायु परिवर्तन के विषय में अपनी रिपोर्ट समय समय पर पब्लिश करता है। 90 में पहली रिपोर्ट दिया था, 95 में दूसरी रिपोर्ट दिया था, 2001 में तीसरी रिपोर्ट दिया था, 2007 में चौथी रिपोर्ट दिया था और 2014 में अपनी 5वीं रिपोर्ट पब्लिश किया था। और 5वीं रिपोर्ट में इन्होंने बहुत से तथ्यों को उजागर किया कि यदि हम लोग तत्काल अगर इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान नहीं किया गया, अर्थात ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती नहीं किया गया, तो तापमान में जो वृद्धि हो जाएगी इस सदी के अंत तक वह लगभग 3 डिग्री 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगी। और यदि तापमान में वृद्धि होती है तो उसका क्या परिणाम होगा, इसकी चर्चा तो हम लोग आगे करेंगे जब हम आगे ग्रीन हाउस गैस के बारे में डिस्कस करेंगे तो। क्योंकि अगर टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो उसका परिणाम होता है कि जो हमारे हिम की कैनोपियां हैं यह पिघलने लगती हैं और उसका परिणाम होता है कि जो हमारे विषुवतरेखीय प्रदेश होते हैं यहाँ पर समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे हमारे तटवर्ती और द्वीपीय क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं या डूबने के संकट में पहुंच जाएंगे। तो ऐसी समस्या हमारे सामने ना आए, इसके लिए IPCC समय समय पर हमको अल्टीमेटम देता रहता है अपने आंकड़ों के आधार पर, और उसी के बाद हम लोग थोड़ा जागरूक होते हैं और फिर जब कुछ दिन बीत जाता फिर हम लोग सुस्त पड़ जाते हैं। तो यहां पर 2014 की रिपोर्ट आ चुकी थी IPCC की और इसने एक भयावहता को हमारे सामने प्रस्तुत किया था कि यदि हम अतिशीघ्र जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान नहीं किए तो समस्या काफी विकट होने वाली है। इसलिए यहां पर पेरिस जलवायु समझौते ने अपना एक नैतिक दायित्व समझता हुआ यह कहता है कि हम लोग यह प्रयास करेंगे इस सदी के अंत तक तापमान में जो वृद्धि होगी वह 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम प्रयास करेंगे कि नियंत्रित कर ले जाएं। लेकिन हम प्रयास यही करेंगे कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़े, 1.5 से ज्यादा न बढ़े। लेकिन बढ़ेगा कितना या हम तो भविष्य में ही देखेंगे। कैसे देखेंगे? IPCC की रिपोर्ट के आधार पर देखेंगे। बीच में हम IPCC की रिपोर्ट का भी डिस्कशन करेंगे कुछ समय पश्चात। तो यह लक्ष्य था इस पेरिस जलवायु समझौते का। तो ये बात हमको समझ में आ जाना चाहिए। यहां पर अब बात आती है पेरिस जलवायु समझौते के लागू होने की जो शर्त है ये भी हमको स्पष्ट होनी। यहां पर हम देते हैं पेरिस जलवायु समझौते के लागू होने की, पेरिस जलवायु परिवर्तन के लागू होने की शर्त। यहां पर जो शर्त थी ये काफी
महत्वपूर्ण है। क्या बात है, रहता है। यहां पर शर्त ये थी कि जो सदस्य राष्ट्र हैं 55 राष्ट्र प्लस 55% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाले राष्ट्रों का या राष्ट्रों के द्वारा, क्या राष्ट्रों के द्वारा रेटिफिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेटिफिकेशन होना चाहिए। शर्त बड़ी स्पष्ट थी। यहां पर एक कहता है कि अगर हम चाहते हैं पेरिस जलवायु समझौता हमारा एक्टिवेट हो, काम करे, तो इसकी शर्त यही है कि कम से कम 55 राष्ट्रों का समर्थन होना चाहिए। साथ में दूसरी भी शर्त है कि इन लोगों का जो क्यूमुलेटिव उत्सर्जन है ग्रीन हाउस गैस में वह 55% से कम नहीं होना चाहिए पूरे वैश्विक का। जैसे पूरे विश्व में अगर कार्बन का उत्सर्जन 100 यूनिट होता है, 100% अगर है, यूनिट नहीं कहना ठीक है बल्कि परसेंटेज, 100% अगर है तो 55% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन करने वाले राष्ट्रों का समर्थन भी होना चाहिए, साथ में 55 राष्ट्र भी होने चाहिए। जब दोनों शर्त पूरी हो जाएगी तो जाकर के यह पेरिस जलवायु समझौता लागू होगा। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो प्रस्ताव पास होता है। क्या होता है? प्रस्ताव पास किया जाता है। प्रस्ताव पास किया जाता है। ये बातें हमको स्पष्ट हो जानी चाहिए। लेकिन यहां पर जो लक्ष्य रखा गया वो भी हमको ध्यान रखना है। ये तो शर्त हो गई लागू करने का, उद्देश्य भी हमको पता चल गया कि उद्देश्य क्या है कि हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर में वृद्धि 21वीं सदी तक चाह रहे हैं, लेकिन प्रयास रहेगा कि 1.5 पर ही नियंत्रित कर ले जाए। यही बात है। तो इसके लिए लक्ष्य क्या रखा गया, लक्ष्य भी तो हमको पता होना चाहिए। तो जो पेरिस जलवायु समझौते का लक्ष्य है, ये लक्ष्य भी काफी अच्छा है। इसका लक्ष्य ये था 20%, क्या 20% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती की जाएगी 2030 तक 2010 की तुलना में। यह पहला लक्ष्य रखा गया कि जो हम टारगेट चाह रहे हैं, जो हम उद्देश्य तय किए हैं इसके माध्यम से अचीव करने की, वह तभी प्राप्त हम कर पाएंगे जब हम 2030 तक 20% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती कर देंगे, तो जाके यह संभव होगा। दूसरा लक्ष्य यहां पर रखा गया था कि हमको 2075 तक कार्बन न्यूट्रल होना होगा। क्या होना होगा? कार्बन न्यूट्रल होना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि कार्बन का उत्सर्जन तो होगा, लेकिन जितना हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस कार्बन को हम न्यूट्रल कर ले जाएं। अर्थात हमारे पास कार्बन सिंक होना चाहिए, वृक्ष होने चाहिए जो उस कार्बन को न्यूट्रलाइज कर दें, अर्थात उस कार्बन का हमारे इन्वायरमेंट पर किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट ना पड़े। ये लक्ष्य रखा गया है पेरिस जलवायु समझौते का। एक और लक्ष्य यहां पर बात किया गया है, तीसरा, कि 100 बिलियन डॉलर का ग्रीन क्लाइमेट फंड 2020 तक तैयार कर लिया जाए, तैयार कर लिया जाए। ये बात यहां पर कही गई थी। आप सोचिए 2023 चल रहा है ना, 2010 का यह लॉलीपॉप अभी 2023 आ गया लेकिन पूरा नहीं। 2010 में लॉलीपॉप दिए थे कि हम एक 100 बिलियन डॉलर का ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाएंगे, जिसका उद्देश्य यही होगा कि जो भी विकासशील और विकसित राष्ट्र हैं उनके पर्यावरण संबंधी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन बन के तैयार होगा 2020। ये लोग कितने खोखले वादे करते हैं आप स्वयं सोचिए।
कि 2020 कौन कहे 2023 भी समाप्त हो गया और आज तक यह ग्रीन क्लाइमेट फंड अपने मूल स्वरूप को प्राप्त ही नहीं कर पाया। तो ऐसे ही वादे होते हैं। तो यहां पर यह लक्ष्य रखा गया था इस पेरिस जलवायु समझौते का और इसी के साथ यह प्रस्ताव पास हुआ। तो प्रस्ताव पास हो गया क्योंकि समझौता चल रहा था 2015 में, तो प्रस्ताव तो पास हो गया। प्रस्ताव पास होने के बाद इसका हस्ताक्षर का डेट रखा गया। जो हस्ताक्षर का डेट था, हस्ताक्षर का डेट जो रखा गया था वो था 22 अप्रैल 2016 हस्ताक्षर के लिए रखा गया और यह सर्वसम्मति से पास हो गया। क्योंकि प्रपोजल लाया गया था जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2021 चल रहा था, 2015 में COP 21, तो वहां पर यह प्रस्ताव लाया गया था और वह प्रस्ताव फाइनली जो है हस्ताक्षरित हो गया था 22 अप्रैल 2016। हस्ताक्षर लोगों ने कर दिया, लेकिन हस्ताक्षर का तात्पर्य यह नहीं है कि यह रेटिफाई हो गया। रेटिफाई और सिग्नेचर में डिफरेंस होता है। सिग्नेचर का तात्पर्य है कि उस पर्टिकुलर राष्ट्र का प्रतिनिधि उसको स्वीकृति देता है कि हमारा राष्ट्र इसका समर्थन कर रहा है, लेकिन फाइनल अप्रूवल हमारे राष्ट्र की संसद के द्वारा ही प्राप्त होगा। उसके पश्चात रेटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हुई? रेटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और रेटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, भारत जो है, ध्यान रखिएगा हम सबकी बात तो नहीं करेंगे, यहां पर भारत की बात करेंगे। भारत 65वां राष्ट्र था। कौन सा राष्ट्र था? 65वां राष्ट्र था। और इन्होंने कब रेटिफाई किया था? 2 अक्टूबर 2016 को भारत रेटिफिकेशन किया था इस पेरिस जलवायु समझौते को। इसका तात्पर्य यह है कि 62 राष्ट्र इस पेरिस जलवायु समझौते का रेटिफिकेशन कर चुके थे, लेकिन इनका जो क्यूमुलेटिव ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन था वह अभी 55% नहीं हुआ था। तभी तो नहीं लागू हो सका, क्योंकि शर्त दोनों थी कि 55 राष्ट्र प्लस 55% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। तो भारत तो रेटिफाई करने वाला 62वें नंबर पर राष्ट्र था, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि अभी तक 55% वाली शर्त पूरी नहीं हो सकी थी। राष्ट्र की संख्या तो पूरी हो गई, लेकिन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की अभी क्राइटेरिया पूरी नहीं हुई थी। तो इसका तात्पर्य है कि 5 यहां पर अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 5 अक्टूबर 2016 को शर्त पूरी होती। शर्त कब पूरी होती है? 5 अक्टूबर 2016 को पूरी हो जाती है। और इसके पश्चात ध्यान रखिएगा, इसके ठीक 30 दिन बाद अर्थात 4 नवंबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस जलवायु समझौता लागू हो गया। क्या हो गया? लागू हो गया। यह बात हमको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि 4 नवंबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौता एक्टिवेट हो गया। 2015 में पेरिस जलवायु समझौता लाया गया था, जो सर्वसम्मति से पास किया गया। हस्ताक्षर की डेट 22 अप्रैल को रखी गई थी, क्योंकि 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। उसके पश्चात रेटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारत रेटिफाई करने वाला 62वां नंबर का राष्ट्र था, लेकिन शर्त नहीं पूरी हो सकी थी। शर्त पूरी हुई 5 अक्टूबर 2016 को, और उसके ठीक 30 दिन बाद यह पेरिस जलवायु समझौता एक्टिवेट होता है, लागू होता है। यह लागू ही हुआ था। इसके तुरंत पश्चात, ध्यान रखिएगा, इसके तुरंत पश्चात एक घटना हुई, और वो घटना ये थी कि यूएस की प्रेसिडेंसी चेंज हो गई। क्या हो गई? यूएस की प्रेसिडेंसी चेंज हो गई और सत्ता किसने संभाला? डोनाल्ड ट्रंप जी। कौन संभाल लिया? डोनाल्ड ट्रंप। तो यहां पर सत्ता में आ जाते हैं डोनाल्ड
ट्रंप, और इन्होंने एक निर्णय लिया, और निर्णय इनके बहुत अजीबोगरीब रहते हैं, ऐसा सब लोग जानते हैं। बहुत से दृष्टिकोण में अच्छे भी कार्य करते हैं, बहुत से दृष्टिकोण में ये थोड़ा गलत भी कार्य कर देते हैं। तो इनका निर्णय बहुत अजीबोगरीब, और उसमें एक निर्णय ये भी था कि इन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से यूएस को विड्रॉ कर लिया। अब यूएस क्या हो गया, इस पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो गया। और आप खुद समझ सकते हैं कि जिस प्रोटोकॉल का या जिस समझौते का अभी जन्म ही हुआ है, 4 नवंबर को जन्म हुआ, और उसके कुछ ही दिन पश्चात यूएस इससे अपने आप को अलग कर लिया। सोच सकते हैं कि एक बड़ी पावर जिसका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी सर्वाधिक होता है, वह ही जब इस प्रकार के समझौते से अपने आप को पुल आउट कर ले, तो फिर इसका कोई औचित्य रह नहीं जाता है। आप स्वयं सोचिए, कोई घर में आयोजन हो और घर का मुखिया ही उस आयोजन से गायब हो जाए, कोई समस्या तो आएगी ना। समस्या थोड़ी क्या बहुत ज्यादा आती है, बस किसी तरह पार हो जाता है। वही हाल कुछ यहां पर हुआ। पेरिस जलवायु समझौता अभी एक्टिवेट ही हुआ था कि यूएस अपने आप को इस समझौते से पुल आउट कर लिया, अलग कर लिया। तो खैर ये बातें तो हो गई, पुल आउट कर लिया, लेकिन जैसे तैसे पेरिस जलवायु समझौता अपना एक्टिवेट था, काम करता रहा। और इसी के पश्चात हम बात करेंगे, यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि यहां पर हमने आपसे यह डिस्कशन किया कि पेरिस जलवायु समझौता, क्योंकि एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उस पर हम आते हैं। क्योंकि यूएस अपने आप को यहां से अलग कर लिया, उसी के ठीक बाद यूएनएफ ट्रिपल सी का, किसका, यूएनएफ ट्रिपल सी का फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, और ये थी 23 और होती है 2017 में। ये हमको स्पष्ट कहां होना चाहिए, ये होती है काटोविस पोलैंड में। कहां होती है, यहां पर हमको ध्यान रखना है, यहां पर, अच्छा इसका नाम वान जर्मनी में। कहां होता है, वान जर्मनी में। 2017 का जो सम्मेलन था यूएनएफ ट्रिपल सी का, यह कहां पर होता है, 17 इधर और 6 उधर, 17 6 23। कहां होता है, वान जर्मनी में होता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो की जाती है, अध्यक्षता, यह अध्यक्षता की जाती है फिजी के द्वारा। किसके द्वारा, फिजी के द्वारा। यहां पर फिजी इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि फिजी एक ओशनियाई कंट्री है। कैसा कंट्री है, ओशनियाई कंट्री है। साथ में अगर हम बात करें तो यह मेलानेशिया का पार्ट है। वहां पर 3 पार्ट होता है, एक का नाम है माइक्रोनेशिया, एक का नाम है मेलानेशिया, एक का नाम है पॉलिनेशिया। इन तीनों की बहुत विस्तृत चर्चा बहुत बेहतर ढंग से हमने मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत कर चुके हैं, तो आप उसको भी वहां से देख लीजिए, जिससे आपका मटेरियल और ज्यादा बेहतर हो सके। तो यहां पर हमको यह बात ध्यान रखनी होगी कि फिजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता कराई जाती है। जो सम्मेलन चल रहा था कहां पर, वान जर्मनी में। यहां पर फिजी के साथ इस सम्मेलन को आयोजित कराने के पीछे कारण यह था, बहुत यहां पर गंभीर विषय है, क्योंकि जिस दर से हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका परिणाम यह है कि जो सी लेवल है या बहुत तेजी से राइज कर रहा है। और फिजी जैसे बहुत से राष्ट्र हैं जो निकट भविष्य में जलमग्न हो जाएंगे, और बहुत से ऐसे तटवर्ती क्षेत्र भी हैं जो जलमग्न हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको सिंबलाइज्ड करने के लिए, उनके तरफ वैश्विक ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऐसे राष्ट्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता कराई गई थी कि कम से कम सबको यह एहसास होना चाहिए कि ऐसे भी राष्ट्र इस धरती पर विद्यमान हैं कि यदि हम इस पर्टिकुलर समस्या का समय रहते समाधान नहीं करेंगे तो फिर इन लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जो कहीं से भी मानवता के पक्ष में नहीं है। इसलिए इसके द्वारा अध्यक्षता कराई गई। और यहां पर फिजी ने एक यहां पर डायलॉग दिया था, इसका नाम था तना लोआ डायलॉग। यह तना लोआ डायलॉग किसके द्वारा दिया गया था, तो फिजी के द्वारा दिया गया था। उद्देश्य बहुत सिंपल था। सिंपल ये था
कि चूंकि अभी पेरिस जलवायु समझौता एक्टिवेट ही हुआ था 2016 में, उसी के कुछ ही समय पश्चात यूएस अपने आप को इससे पुल आउट कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, और फिर पेरिस जलवायु समझौते का कोई औचित्य बचता ही नहीं। लेकिन फिर भी जैसे तैसे यह चल रहा था, और अगले साल जब इसका सम्मेलन होता है वान जर्मनी में, तो यहाँ पर फिजी अध्यक्षता करता है, और फिजी एक यहाँ पर तनालोआ डायलॉग देता है। यहाँ पर तनालोआ डायलॉग का जो तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि यदि किसी भी प्रकार का हमको निर्णय लेना हो तो हमको एक सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए, अर्थात हमको बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने उपस्थित है, तो समस्या का ऐसा तो है नहीं, सलूशन नहीं है, हर समस्या का समाधान है, लेकिन कम से कम बैठ के बातचीत तो करना चाहिए। अपने आप से स्वयं निर्णय ले लीजिए और किसी भी समझौते से अपने आप को अलग कर लीजिए, यह कहीं से भी उचित नहीं था। तो कहीं ना कहीं इसी विषय वस्तु को हाईलाइट करने के लिए ही फिजी तनालोआ डायलॉग देता है। तनालोआ डायलॉग का ही तात्पर्य होता है कि जैसे एक कोई खाप पंचायत होती है, वहां पर सभी गांव के समाज के लोग बैठते हैं और जो भी मुद्दा होता है उस मुद्दे को वहां पर रखा जाता है, और फिर उस पर वोटिंग होती है, फिर जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है उसको सभी पक्ष मानते हैं। तो यह भी वही कहता है, यदि पेरिस जलवायु समझौते के किसी भी प्रावधान से आपको किसी प्रकार का कोई एतराज था, ऐसे तो कहेगा नहीं, यूएस को इंडिकेट करेगा। इसका तात्पर्य है कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन भविष्य में भी कोई राष्ट्र इससे अपने आप को अलग ना करे। यदि अपने आप को अलग करना चाहता है किसी भी प्रावधान को लेकर के, कोई उसको समस्या है, तो मिलजुल करके आप उसका समाधान करिए। कम से कम ये मंच जो बना है UNFCCC का, इस मंच पर तो आइए, इस मंच पर आप अपने मंतव्य को रखिए, अपने प्रपोजल को रखिए, फिर उस पर जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए आप उसको मानिए। आप स्वयं निर्णय लेकर के किसी प्रस्ताव से अपने आप को विड्रॉ कर लें, यह कहीं से भी उचित नहीं था। यह तनालोआ डायलॉग फिजी के द्वारा दिया गया था कब? 2017 में, जब सम्मेलन चल रहा था वान जर्मनी में। ये सब कहानियां हुई हैं और इन सबको हमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि प्रश्न यहां से आ ही जाता है। अब यहां पर प्रश्न है कि चूंकि हमने यहां पर देख लिया है कि पेरिस जलवायु समझौते का लक्ष्य क्या है, स्पष्ट तरीके से हमने बता दिया है कि पेरिस जलवायु समझौते का जो लक्ष्य, फिर से लिख देते हैं, पेरिस जलवायु समझौता का यहां पर लक्ष्य जो था, सबसे पहला तो यह था 20% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती 2030 तक और 2010 की तुलना में। ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट यहां पर था 2075 तक कार्बन न्यूट्रल, 2075 तक कार्बन न्यूट्रल, ये बात थी। साथ में एक पॉइंट और भी था, उसकी चर्चा तो नहीं करेंगे क्योंकि हो चुकी है, कि $100 बिलियन का एक ग्रीन क्लाइमेट फंड जनरेट कर लिया जाएगा 2020 तक। लेकिन यहां पर सिर्फ दो तथ्यों की हम यहां पर तुलना करेंगे, क्योंकि काफी बच्चे इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। यहां पर क्योंकि हमने आपसे कहा था कि IPCC की रिपोर्ट भी आई थी, और IPCC की जो AR5 थी, असेसमेंट रिपोर्ट 5, जो 2014 में आई थी, इसने भी कुछ इस प्रकार के टारगेट दे रखे थे और कहा था, यहां पर टारगेट देने के पीछे उद्देश्य क्या था, इस बात को हम पहले आपको थोड़ा समझा देते। यहां पर कहा गया था कि 21वीं सदी का, ध्यान रखिएगा, 21वीं सदी का जो कार्बन स्पेस है, क्या है? कार्बन स्पेस, ये है 2900 गीगा टन। यह बताता है IPCC कि पूरे 21वीं सदी का जो कार्बन स्पेस है वो है 2900 गीगा टन। इसका तात्पर्य है कि पूरे 21वीं सदी में यदि हम कार्बन का उत्सर्जन 2900 गीगा टन करते हैं, तो हमारी पृथ्वी की यह कैपेसिटी है, हमारे परिवेश की यह कैपेसिटी है कि वह उतने कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, अर्थात उसका हमारे परिवेश पर कोई साइड इंपैक्ट नहीं पड़ेगा।
यह आकलन करके आईपीडब्ल्यूसी बताता है। साथ में ये भी कहता है यह तो पूरे 21वीं सदी का टारगेट है, मतलब इतना हमारे पास भोजन है, आप समझिए पूरे साल का हमारे पास ये भोजन है, पूरे 100 वर्षों का यह भोजन है। इतना अगर हम उत्सर्जन करते हैं कार्बन का तो फिर इसका कोई हमारे ऊपर साइड इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा यह कितने का है, 100 वर्षों का है। लेकिन यहां पर एक बात और कहता है, और ये कहता है, ध्यान से यहां पर समझिएगा, कह रहा है कि 2011 तक, कब तक, 2011 तक हम लोगों ने 1900, ध्यान रखिएगा 1900 गीगा टन कार्बन स्पेस खर्च कर चुके, कार्बन स्पेस खर्च कर चुके। आप सोचिए मात्र 11 वर्षों में हमने अपने पूरे भोजन का 2/3 भाग खत्म कर दिया। आप सोचो, मान के चलो 3,000 था तो 2000 के आसपास तो हमने खत्म कर दिया ना, लगभग 2/3 समाप्त। अब एक पार्ट बचा है और अभी समय कितना है, 89 ईयर। आप सोचिए 89 ईयर है अभी हमारे पास शेष, लेकिन हमारे पास कार्बन का जो स्टॉक बचा है मात्र 1000 गीगा टन है, जो काफी चिंता का विषय है। और यदि इसी हिसाब से हम लोग कार्बन स्पेस को कंज्यूम करते रहेंगे तो कुछ ही वर्षों में हमारे कार्बन स्पेस समाप्त हो जाएंगे। उसके पश्चात परिणाम ये होगा, जितना भी हम लोग कार्बन को एमिट करेंगे अपने एटमॉस्फेयर में, उसका साइड इंपैक्ट ही हमको देखने को मिलेगा। और परिणाम ये होगा कि जो वैश्विक ऊष्मन की दर है यह बढ़ती रहेगी और इस सदी के अंत तक तापमान में जो वृद्धि हो जाएगी 3.5-4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसी बात करता है यह आईपीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट नंबर 5। काफी भयावह रिपोर्ट है ना। लेकिन यहां पर कहता है कि यदि हम चाहते हैं कि टेम्परेचर में जो वृद्धि है यह एक सीमा तक ही बढ़े, उसके पश्चात ना बढ़े, तो हमको कुछ टारगेट तय करना होगा। और यह टारगेट क्या है, अब इसको हम समझते हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 20% कम करने की बात पेरिस जलवायु समझौता करता है, वैसे ये भी कुछ बात कहता है। इसकी चर्चा पुनः हम करेंगे जब असेसमेंट रिपोर्ट 6 पढ़ेंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 2900 मेरे पास स्पेस है और 1900 खत्म हो चुका है, ठीक। और 2021 में जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे अब 2400 मेरा खत्म हो चुका है, मात्र 500 बचा है। 2021 तक का ये रिपोर्ट हमारे पास है, लेकिन उसकी चर्चा 2021 में करेंगे, अभी नहीं। तो यहां पर इतनी बातें हमको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यदि इसी अनुसार हम लोग अपने कार्बन स्पेस का इस्तेमाल करते रहेंगे तो अगले कुछ ही वर्षों में मेरा पूरा कार्बन स्पेस समाप्त हो जाएगा और परिणाम ये निकलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या काफी विकट रूप से आगे बढ़ेगी। और यदि उसका समाधान करना है, आईपीडब्ल्यूसी क्या टारगेट देता है ये आप देखिए। आईपीडब्ल्यूसी ये कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेम्परेचर में वृद्धि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही नियंत्रित रहे तो हमको करना क्या होगा। यहां पर ये कहता है 2030 तक हमको 50% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी 2010 की तुलना में। आप सोचो 50% हमको ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी 2030 तक, यह कहता है आईपीडब्ल्यूसी। जबकि पेरिस जलवायु क्या कह रहा है, मात्र 20% की बात करता है। तो आप सोचिए आंकड़ा किसका मानना चाहिए, आईपीडब्ल्यूसी। क्योंकि आईपीडब्ल्यूसी जो है यह एक बुद्धिजीवी वर्गों का पैनल है जिसके आंकड़े एथेंटिक हैं, प्रमाणित हैं, वैध हैं, विश्वसनीय हैं। तो यदि इसके अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं तो समस्या का समाधान सहजतापूर्वक हो जाएगा। साथ में एक बात और कहता है, हमको 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होना होगा। क्या होना होगा, कार्बन न्यूट्रल होना होगा। ये 2 लक्ष्य रखता है, जबकि इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, अंतर आप स्पष्ट रखिएगा।
प्रश्न पूछा जाएगा। साथ में एक और रिपोर्ट इसी प्रकार आती है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट। और यह जो समिट थी यह 2019 का है। कहां पर था? न्यूयॉर्क में। यहां पर भी इसी प्रकार की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। वो क्या हुई थी उसकी भी चर्चा हम कर देते हैं। यहां पर एक कहता है कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक हमको 45% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी 2010 की तुलना में। सोचिए, ये भी बड़ा टारगेट बता रहा है कि हमको 45% तक की कटौती तो करनी ही होगी यदि हम चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि एक सीमा पर रोकना है। तो एक सीमा मतलब 2 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ में यह भी कहता है कि हमको 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होना होगा। क्या होना होगा? कार्बन न्यूट्रल होना होगा। यह लक्ष्य बताता है यह यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का जो न्यूयॉर्क में हुआ था। आप सोच सकते हैं कि पेरिस जलवायु समझौता जो 2020 के पश्चात से एक्टिवेट होगा उसका लक्ष्य इसके सामने कितना छोटा है। फिर भी कुछ तो बात किया है। साथ में यहां पर एक बात और अब समझनी है, वो क्या है? ये आपने पेरिस का देख लिया, IPCC का देख लिया और यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट का देख लिया, क्या टारगेट रखा गया है। लेकिन यहां पर एक बात और हमको ध्यान में रखनी है जहां से प्रश्न के पूछे जाने की संभावना बनी होती, और वह ये है कि पेरिस जलवायु समझौता कहता है, यहां पर पेरिस जलवायु समझौता क्या कहता है? सभी राष्ट्रों को, क्या? सभी राष्ट्रों को अपना INDC, क्या? अपना INDC घोषित करना होगा। और यह INDC जो होगा, INDC घोषित यहां पर करना, और यह INDC जो होगा यह 2025-30 का होगा। 2025-30 का INDC प्रत्येक राष्ट्र को घोषित करना होगा, ऐसा पेरिस जलवायु समझौता कहता है कि सभी राष्ट्र अपना INDC घोषित करें। INDC का मतलब होता है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। क्या होगा? इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। सभी राष्ट्र अपना एक INDC घोषित करें 2025-30 के लिए कि वे लोग जलवायु परिवर्तन को संरक्षण हेतु क्या कदम उठा रहे हैं, अपना एक टारगेट निर्धारित करके प्रस्तुत करें। यह सभी राष्ट्रों से कहा गया और इसी को ध्यान में रख करके भारत अपना INDC घोषित करता है। कौन घोषित करता है? भारत। तो यहां पर भारत का जो INDC है क्या हम देखते हैं। हम पूरे विश्व के राष्ट्रों का INDC तो नहीं देखेंगे, लेकिन भारत जो अपना INDC बनाया है यह हम देख लेते हैं कि भारत क्या कहता है, भारत क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता है पेरिस जलवायु समझौते के तहत अपना नैतिक दायित्व समझते हुए। तो यहां पर भारत जो कहता है यह काफी महत्वपूर्ण है जो हमको समझना है। यहां पर बात यह कहता है कि हम लोगों को सबसे पहला तो यह ध्यान रखना है कि 2030 तक, ध्यान रखिएगा, यहां पर कहता है 33 से 35%, ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करेंगे 2030 तक। और किसकी तुलना में? 2005 की तुलना में। आप सोचिए, भारत काफी अच्छा टारगेट तय कर रहा है कि हम 33 से 35%, जबकि पेरिस क्या कह रहा है? मात्र 20%। और भारत अपना INDC घोषित करता है कि हम 33 से 35% तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करेंगे 2030 तक 2005 की तुलना में। पहला बात बताता है।
और इसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या करेगा ये भी तो हमको स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात वो भी भारत अपनी आईएनडीसी में बताता है। भारत ये कहता है साथ में कि हम लोग इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम यहां पे करेंगे कि हम 40%, क्या 40% जो हमारा एनर्जी होगा यह रिन्यूएबल एनर्जी होगा। क्या होगा? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होगा। अर्थात जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होगी वह 40% हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन से प्राप्त करेंगे 2030 तक। ये भी बात कहता है। ये हम 2016 के पश्चात की ही बात कर रहे हैं। वर्तमान में क्या है उसकी चर्चा भी आगे की जाएगी। हम पूरी कहानी बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं जिससे आपको एक अस्पष्टता हो सके। आप वर्तमान से देखेंगे तो सब आंकड़े बदल चुके हैं, लेकिन शुरुआती जो हमारा आईएनडीसी था वो यही था जो हम आपके सामने लिख रहे हैं। अब आगे क्या हुआ है परिवर्तन वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो क्रम से हम देख रहे हैं यहां पर ये बात कहता है। साथ में यहां पर कुछ बात और कहता है। क्या कहता है? एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात कह रहा है यह जो 40% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होगा इसका क्यूमुलेटिव वैल्यू कितना होगा? यह होगा 350 गीगावाट। ध्यान रखिएगा, या कितना होगा? 350 गीगावाट। अर्थात भारत में 2030 तक जितना भी हम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करेंगे उसका 40% भाग हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, इसका वैल्यू होगा 350 गीगावाट। ये बात हमको स्पष्ट हो जानी चाहिए। जबकि वर्तमान में यह टारगेट हो गया है 500। वर्तमान में भारत ने इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 500 कर दिया है। फिर ये भी है 2030 तक, 2030 तक का ये भी है, ध्यान रखिएगा 2030। ये भी कब तक का है? 2030। साथ में भारत एक बात और कहता है, और ये कहता है कि हम लोग क्या करेंगे 2.5 से लेकर के 3 गीगा टन का, ध्यान रखिएगा 3 गीगा टन का कार्बन सिंक तैयार करेंगे। क्या करेंगे? तैयार करेंगे। अर्थात अगर हमको 2030 तक क्यूमुलेटिव तरीके से 33 से 35% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी है तो उसकी कुछ आपूर्ति हम लोग पूरा कर देंगे। किसके माध्यम से? रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, जिसका वैल्यू होगा लगभग 350 गीगावाट। अब यहां पर एक होता है मेगावाट, एक होता है गीगावाट। लेकिन साथ में एक बात और कहता है उसकी कुछ आपूर्ति हम कार्बन सिंक के माध्यम से प्राप्त करेंगे। कार्बन सिंक का मतलब होता है हम इतना वृक्षारोपण करेंगे, इतना पौधा लगाएंगे कि यह एटमॉस्फेयर से लगभग 2.5 से 3 गीगाटन कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेगा। यह भारत अपना आईएनडीसी घोषित करता है 2025-30 पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप। साथ में यहां पर एक 60 टर्म गोल भी घोषित करता है, वो भी समझ लेते हैं। भारत यहां पर एक 60 टर्म नोट में लिख देते हैं। भारत एक 60 कह सकते हैं यहां पर 2022 का लक्ष्य निर्धारित करता है। ये जो लक्ष्य हमने देखा है यह 2030 का है, लेकिन 2022 का भी एक लक्ष्य रखा है और इसके तहत कहता है कि हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। कैसी? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 2022 तक। ये अपना छोटा टारगेट रखता है और इसका भी भारत क्या करता है? एक डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि कैसे कैसे हम प्राप्त करेंगे। इसमें कहता है कि जो 100 गीगावाट है क्या हमारा होगा सोलर पावर। क्या होगा? सोलर पावर होगा। साथ में कहता है 60 जो गीगावाट है क्या होगा? विंड पावर। 1 गीगावाट बराबर होता है 1000 मेगावाट। अर्थात 175 का तात्पर्य है 1,75,000 मेगावाट। ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसी में कंफ्यूजन पड़ जाते हैं। 100 गीगावाट का तात्पर्य होता है 1,00,000 मेगावाट। यहां पर साथ में और बात कहता है कि जो 10 हमारा गीगावाट होगा
यह हमारा प्राप्त होगा बायोमास से। हम सब पे चर्चाएं कालक्रम में आगे करेंगे। साथ में कहता है 5 गीगावाट हम पैदा करेंगे स्मॉल हाइड्रो पावर से। जैसा स्मॉल हाइड्रो पावर, तो यह भारत अपना एक शॉर्ट टर्म गोल भी निर्धारित करता है और INDC भी निर्धारित करता है। हम लोग जब पूरा 2022 तक UNFCCC की चर्चा कंप्लीट कर लेंगे, उसके पश्चात पुनः 2015 पे आएंगे, जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी शुरुआत इसी पेरिस जलवायु समझौते के दौरान शुरू की गई। तब जाकर के हम इसके विषय में फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो बस आप ये समझिएगा कि पेरिस जलवायु समझौता क्या है, उद्देश्य क्या है, और उसके लिए इन्होंने लक्ष्य क्या निर्धारित किया है, और इसके लागू होने की शर्त क्या थी। और इसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने देखा कि कैसे यह लागू हुआ, और लागू होने के बाद ही US इससे विड्रॉ कर लिया। और उसी के पश्चात पोलैंड वान जर्मनी में जो सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता फिजी कर रहा था, उसने तनालुआ डायलॉग दिया। लेकिन पेरिस जलवायु के लक्ष्य की तुलना करने के लिए हम लोगों ने IPCC का भी लक्ष्य देखा है, यूनाइटेड नेशन जो क्लाइमेट एक्शन समिट है उसका लक्ष्य भी देखा है, और पेरिस जलवायु समझौते के तहत जो INDC भारत ने घोषित किया है उसका क्या लक्ष्य है उसको भी हमने देखा। साथ में भारत का शॉर्ट टर्म गोल क्या था ये भी हमने देखा। अब हम इतना देखने के पश्चात अब क्रम से जो आगे चर्चा करेंगे वह चर्चा होगी UNFCCC के सम्मेलनों की, कि इसका अगला सम्मेलन कहाँ हुआ है, 2018 में, 2019 में, 2020 में तो हुआ नहीं, 2021 और 2022। इन सम्मेलनों की चर्चा हम लोग क्रम से अब कल के क्लास में करेंगे। तो हम लोग अब मिलेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।